सारे बच्चे सही से हो? हाँ, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आई ऑलवेज थिंक ओनली over all of my students and also sometimes over me। इसी के साथ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मन अच्छा बनाए रखिए। देखो मेरा एक मानना है, मेरा ये मानना है, दिस इज माई ओन कंसिडरेशन, दैट एट द टाइम ऑफ हैजर्डस, एट द पेरिल टाइम, वी शुड keep our patience and we should keep balance in our patience। बहुत ज़रूरत होती है इसमें बैलेंस बना करके रखने की। दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली फॉर एनी वन पर्सन, सिंगल पर्सन और सिंगल नेशन, फॉर आवर कंट्री ऑन इंडिया, बट ऑल्सो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल डिस्टर्बेंस, एंड वी शुड नॉट बी पैनिक ओवर दिस डिजीज। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं, when problem enters just before anybody, then just after the problem, when we relax, feel, then our strength more powerful than earlier। पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली हम होते हैं। समस्याएं आती हैं, हम सबों को और शक्तिशाली बनाने के लिए ये वक्त ही तो है, गुजर जाता है, ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। चलो, तो दुख और सुख आती है, तो इसी के साथ इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होगी। तो हम लोग काम की बात करते हैं, टू दी पॉइंट, लेट अस कम टू दी पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या था, तो हम लोग मे को शायद पढ़ लिए थे। चलिए, मे को हम लोग पढ़ लिए थे और मे के बाद उसमें आश्चर्य वाली बात कहे थे कि जहां हमें आश्चर्य का बोध हो, जहां हमें आश्चर्य लगता हो, किसी भी चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद हमें अगर आश्चर्य लगने लगता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहे थे मे का यूज करेंगे। एक दो पॉइंट याद रखना कि जिस सेंटेंस में भी आपको जिस सेंटेंस के भी लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए, दुनिया के जिस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए, वो सेंटेंस में अगर मॉडल भरने के लिए आपको दिया जाए तो आपको वहां में भरना होगा। और अगर टेंस की बात किया जाए तो पक्का समझ लेना कि उसमें V1 या V5 होगा, तब V1 या V5 होगा। अगर मॉडल वर्ब की बात होगी, मॉडल्स का बात होगा, तो अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क अगर हमें दिखता है, क्या मतलब एक्सक्लामेशन मार्क के बारे में हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन एक्स में जाकर जो हम क्लेम करते हैं, और क्लेम करने के बाद देखो, एक्स में जाकर जो हम क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद जो हम एक्शन लेते हैं, वही होता है एक्सक्लामेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हो हम ये अभी यहाँ करने वाले नहीं है। इसको थोड़ा इस तरह से समझो कि एक्स में जाकर, पास्ट में जाकर जब हम क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम पर उसकी एक्शन होती है, रिएक्शन होती है, उसका जो नतीजा प्राप्त होता है, क्लेम, वही होता है हमारा एक्सक्लामेशन। ठीक है। कभी कभी हम लोग कोरोना के बारे में सोच कर, पिछले बातों को सोच कर, या फिर भविष्य के बारे में सोच कर पूरा परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी सोचते सोचते इतना डीप चले जाते हैं कि फिर मम्मी उधर से दौड़ी आती है और कहती है ये कि बेटा ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो कितना परेशान हो जाते हो। यही है एक्सक्लामेशन। तो जहां में दिख जाए, अन एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए, तो मॉडल वर्ब अगर भरने की बात आए तो ध्यान रखना इस खाली स्थान पर में भरेंगे। और अगर आपको
वर्ब का फॉर्म भरने के लिए दे रहा है, V1 दे रहा है, V2 दे रहा है, V3 दे रहा है, V4 दे रहा है, V5 की अगर वो बात करता है तो ध्यान रखना एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस अगर दिख जाता है तो उसमें अगर वर्ब का 1 से लेकर 5 तक की बात होता है तो एकदम पक्का कंफर्म रहना कि इसमें V1 या V5 होगा। तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ V1 तो थर्ड पर्सन, और अगर सिंगुलर नंबर होगा तो तब हम V5 का यूज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं कुछ और होगा तो तब हम लोग उस जगह तब हम लोग वहां पे V1 का प्रयोग करेंगे। तो चलो ये पीछे का चीज कुछ चीज वर्बली हम बता रहे थे, तो मे तक हम लोग आ गए थे। मे, चलो अब हम लोग यहाँ मे का यूज में देखते हैं। इसका एक नोट लिख लो। अब नोट में पहले सुन लो फिर इसके बाद लिखना। अब नोट में क्या है कि ये बतलाए हम कि माइट जो है ये अपने आप में प्रेजेंट फॉर्म भी है, और माइट अपने आप में पास्ट फॉर्म में भी है, और माइट का प्रयोग कभी कभी संभावना को और जोरदार संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए कभी कभी फ्यूचर टाइम में भी, मतलब फ्यूचर टेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज होता है, इसी का पास्ट फॉर्म में का माइट होता है, और जब हम माइट का प्रयोग यानी मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, माइट का प्रयोग हम प्रेजेंट फॉर्म में मे की तरह भी कर सकते हैं। तो मे का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए, यही अगर संभावना जोरदार हो जाए, देखो संभावना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सकना लगा रही है। संभावना प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पर संभावना किसका होता है, भविष्य का। और जब ये भविष्य का संभावना जैसे ही होगा, जैसे भविष्य की बात होगी और संभावना की बात होगी, संभावना की बात होगी तो भविष्य की बात होगी, और भविष्य का होगा तो फ्यूचर टाइम का होगा। तो फ्यूचर टाइम में भी हम मे माइट का प्रयोग करते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग इसका यूज देखते हैं। तो सबसे पहले माइट लिखेंगे। माइट लिख लिए। तो चलो हम लोग नोट में अब इसका लिखो, नोट में लिख लेंगे हम लोग इसका कि माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है, परंतु इसका प्रयोग फ्यूचर के जोरदार एम्फैटिक संभावनाओं इसको हम लोग प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के लिए भी किया जाता है। चलो इसको नोट में लिख लो, हम मार्कर बदल देते हैं। ठीक है, लिखिए, जहां दिक्कत हो। ठीक है, मार्कर बदल दिए। चलो इसको लिख लो। हम इसको मिटा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है, ये सही है, परंतु इसका प्रयोग फ्यूचर के जोरदार एम्फैटिक संभावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए, प्रोबेबिलिटीज के लिए, संभावनाओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हम केवल इस उम्मीद में नहीं रहेंगे कि माइट का प्रयोग जो है वो खाली पास्ट फॉर्म में, मे के पास्ट फॉर्म में ही यूज होगा। इसका यूज कभी कभी डेफिनेशन या फिर इसका जो रूल है, रूल रेगुलेशन सब कुछ फेल हो जाता है, और कभी कभी सेंटेंस और परिस्थिति हमें बतलाती है कि हम यहाँ किसका और किस तरह से यूज करें। कभी कभी ये भी होता है। तो ये मेंटल चीजें होती है। कभी कभी डेफिनेशन रूल सब धरा का धरा ही रह जाता है, और हमारा मेंटल अपना दिमाग वहां अपना सेंटेंस के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, और ये मेंटल होना बहुत जरूरी होता है। मतलब हम लोगों को कुछ मेंटल, जैसे हम लोग मेंटल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मेंटल मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो थोड़ी सी दिमागी चीजें होती है, और उसमें हम लोगों को थोड़ा सेंस ज्यादा लगाना पड़ता है, और फिर हमारा बन जाता है, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। तो हमारा अगर मेंटल जो सेंस है वो अगर मजबूत है
या हम उसको उस तरह से कर रहे हैं तो फिर उस मैथमेटिक्स को हम बना लेते हैं, नहीं तो फिर हम उस पर कमजोर रह जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ एक पेशेंट गया, पूछा उसको क्या बीमारी है, बोला कि सर हमको पेशाब नहीं होता है या रुक रुक के होता है। डॉक्टर खींच करके एक तमाचा मारा और इतनी जोर से तमाचा मारी उसने कि उसने उसी टाइम पेशाब कर दी। तो यहाँ ये तो कोई इलाज नहीं है ना, उसको पेशाब हो नहीं रहा था, डॉक्टर ने चाटा मारा, तो ये तो कोई इलाज ट्रीटमेंट का रूल नहीं है कि चाटा मार के किसी को पेशाब करवाना है। तो चाटा मारा तो हो गया, तो उसका अपना मेंटल था, वो अपना मेंटल लगाया कि हाँ चलो इस तरह से, और कहा कि चलो अब हो गया तो ठीक है, चलो कुछ दवा लिख देते हैं, इसको खा लेना, 5 दिन के बाद आना, हम तुमको फिर देख लेंगे। और पेशेंट आराम से पेशाब हो गया एक बार तो फिर होने लगा उसको। तो इसी तरह से ना पढ़ाई लिखाई में भी कुछ अपना मेंटल सेंस भी यूज होता है और आप उसको यूज अवश्य करिए। यही आपकी इंटरनल इंटेलिजेंसी है, ये जिसमें है वही इंटेलिजेंट है, वही जीनियस होता है। तो आप देखो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब जोरदार संभावना का और मे के स्थान पर माइट का। और जोरदार संभावना, जैसे ही संभावना जोरदार हो तो एक पास्ट टेंस में जो पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म में, तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ लिख भी देते हैं इन पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, तो एक सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी, you may go now, you may go now। सेंटेंस है, हम पास्ट फॉर्म में ले रहे हैं, क्या कहे कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। तो अब देख लेते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म माइट कब होता है और कैसे होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे नरेशन पर है, और नरेशन ये क्या है, आरवी है, और ये पूरा नरेशन क्या है, आरएस है। जो पढ़ लिए हैं वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो व्यथित नहीं होंगे, वो चिंतित नहीं होंगे, आपको वरीड नहीं होना ये सोच सोच कर कि हम लोग तो नरेशन पढ़े नहीं सर, तो ये नरेशन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये सोच के परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम जैसे मेरा कोर्स खत्म होगा कि एग्जाम से पहले हम आपका ऑनलाइन ऑफलाइन खुल जाएगी तो ऑफलाइन में होगी, ये सब मैसेज नहीं करना है। ये बार बार हम वीडियोज में आपको कहते रहते हैं क्लास में कि ये ध्यान रखना है कि अगर ऑनलाइन ही लास्ट तक चला तो हम ऑनलाइन में एक बार टोटल चैप्टर लेकर के आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे कि वो ऑनलाइन आ नहीं रहे, वो पढ़ नहीं रहे, जबकि हम आपको ऐप बना के दिए हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, वो मेरा YouTube पर भी हम उसका एक वीडियो बना के दे दिए हैं कि कैसे हम उसको लॉगिन करें, कैसे डाउनलोड करें, क्या उसमें वो मांग रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो उसका वीडियोज बना करके हम YouTube में दे चुके हैं। आप YouTube में जा करके मेरा चैनल को जब सर्च करेंगे, बीके सिन्हा इंग्लिश टीचिंग पॉइंट कटिहार यही नाम से है, तो आपको उसमें मेरा वीडियोज वो भी एक आएगा, दिखेगा कि हाँ हम इसको लॉगिन कैसे करें, डाउनलोड कैसे करें, नहीं आता है तो वो बना दिए हम आपको, वहां से भी आप संपर्क करिए। और हम ये बता रहे थे कि जैसे हमारा बुक पोर्शन तक का कोर्सेज खत्म होगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगी इसके बाद आपका 1-2 चैप्टर है, प्रीपोजिशन है, वो पढ़ा करके हम डायरेक्ट चले जाएंगे आपका बुक्स पर, और बुक जैसे खींच देंगे कि इसके बाद हम टोटल ग्रामर का चैप्टर जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, हम टोटल एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, चाहे आप पढ़े या नहीं पढ़े। देखो नरेशन भी हम पढ़ाएंगे, वॉइस भी पढ़ाएंगे, डिग्री भी पढ़ाएंगे, रिमूव टू भी पढ़ाएंगे, टेंस का भी हम रिवीजन कराएंगे, और इधर और छोटा छोटा कुछ कुछ चैप्टर्स है जो पूछे जाते हैं वो सब भी रिवीजन आपका हो रहा है। तो आपका छूट कहाँ रहा है, आप जहां से है वहां से। लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी थोड़ा फोर्स करिए कि भाई जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ करके वो अपना पढ़ाई चालू रखे। थोड़ा अभी कहना कठिन है, मुश्किल है कि एग्जाम से पहले कब खुलेगी कोचिंग या नहीं खुलेगी, ये तो हमें नहीं मालूम है, या हमें नहीं लगता कि सरकार को भी पता है कि वो कब खोल पाएंगे, ये उन्हें भी नहीं मालूम, अभी दुनिया को नहीं मालूम है, हर जगह ये सब चीजें बंद है। इसीलिए अभी थोड़ा तुम लोग घर में ही थोड़ा मस्ती थोड़ा कम कर दो और पढ़ाई का टाइम बना लो, हाँ इतना देर हमको पढ़ना ही है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में लिखना भी है। और अभी ये कोरोना बता दिया है हम सभी लोगों को कि हमारे स्टेट बिहार में अब दूसरा कोई रोजगार करने का मौका नहीं है, और हमारे बच्चों को तपस्वी की तरह तन मन धन पूरे लगा करके
तन मन धन सब लगा करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़नी, नॉलेज लेनी है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब ही लेनी है। ये ठान लो पक्का, यही हमारे पास ऑप्शन है। हम बिहार के गरीब परिवार, किसान बच्चों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप रोजगार बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उतनी हमारे पास पूंजी नहीं है, तो हम पढ़कर अपना मेहनत के दम पर एक छोटी सी भी कलर की जॉब जरूर ले सकते हैं और बड़ा सुखमय जीवन रहेगा। सरकारी नौकरी में भिड़ जाइए और उसके लिए बच्चे आपको 2 विषय पर बहुत अधिक पकड़ रखना होगा, और वो पहला नंबर मैथमेटिक्स है और 2 नंबर पर अंग्रेजी आती है। ये गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। 2 में से एक पेपर भी अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर आप पेंडुलम बन जाएंगे, तो फिर आपका फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी इन चीजों को करना। तो जो बच्चे ठान चुके हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए अंग्रेजी में बुक नहीं, अंग्रेजी में सिर्फ ग्रामर पर आवर कंट्रोल। कंपटीशन के लिए भी हम पढ़ाते हैं, पहले +2 कर लो फिर कंपटीशन का पढ़ना। जरूरत नहीं है कि ये सेकंड पदाधिकारी तक की जॉब आप कटिहार में रह करके ले सकते हैं। चलो यहाँ आते हैं, कितना बकबक करेंगे, बात को समझा करो, केवल तुम मेहनत करो ना, फल तुमको मिल जाएगा। She said to me, you may go now। अब ये DN है, डायरेक्ट नरेशन है, इसको हम लोग बनाएंगे IN, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं तो पढ़िए इसको, पर हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही पढ़ते हैं। तो सी सेड टू मी, तो पहले इसका हम IN में बना लेंगे। सी सेड को हम सेड भी रख सकते हैं, सेड रहेगा तो डू भी रहेगा, और मी, और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, सी टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा को हम किससे हटा देंगे, दैट से। ये दैट दोनों में आ गया, ये आरबी को हम लोग कोई भी एक तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये बताए हुए हैं जो बच्चे को समझ रहे होंगे, और जिनको हम नहीं बताए, नहीं पढ़ाए हैं, वो ध्यान रखिएगा, बाद में फिर वो पढ़िएगा। तो दैट के बाद आप कहाँ आ गए, यू के पास। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरबी का ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी को हम कहाँ लाए, यू के पास। तो यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट, तो मी सब्जेक्ट तो है नहीं, मी तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है सब्जेक्ट के पास, इसीलिए ऑब्जेक्ट को बदलकर होना होगा सब्जेक्ट। तो मी यहाँ आने के बाद क्या बन जाएगा, आई, अने यू हट करके आई हो जाएगा। अब देखो हम लोग रूल क्या पढ़े हैं, कि नरेशन में रूल पढ़े हैं कि अगर आरबी में सेड या टोल्ड लग गया तो आरबी पास्ट टेंस होता है, और अगर आरबी पास्ट टेंस होता है तो तब हम आरएस के सारे मे को माइट में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, विल को वुड में, हम इस प्रकार से इसको बदल देते हैं। मतलब अगर आरबी पास्ट रहता है तो हमको आरएस को भी पास्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ मे को किस में बदल देंगे, माइट में। यही हो गया ये गुरुजी पास्ट फॉर्म। आगे बढ़े तो गो मिला, गो को सेम ले लिए, फिर आगे बढ़े तो नाउ, नाउ मतलब अब मतलब अभी, अभी मतलब वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। लेकिन यहाँ आरबी किसकी बात कर रहा है, पास्ट का, इसीलिए नाउ को किस में बदल देंगे, देन में। तो नाउ बदल जाएगा देन में। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। किसका एग्जाम्पल, कि में का जो पास्ट फॉर्म होता है कैसे होता है, ये हम आपको बनाकर दिखाए एक। तो चलो इसको लिख लो। अब देखो कि प्रोबेबिलिटी में फिर इसका कैसे होता है, जोरदार संभावना में, भविष्य में, फ्यूचर टाइम में भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी जोरदार संभावना, और प्रेजेंट फॉर्म की भी हम बात की है। तो बी नंबर में वो ए था, तो इसको प्रेजेंट, इन प्रेजेंट फॉर्म ले लेते हैं। देखो इन प्रेजेंट फॉर्म में क्या है, इन प्रेजेंट फॉर्म। अब इन प्रेजेंट फॉर्म में हम माइट का प्रयोग कैसे करें, जैसे सेंटेंस देखो, किसी ने कहा कि आज वर्षा अवश्य हो सकती है। अवश्य लग गया, जरूर लग गया, ही लग गया, तो समझ जाओ सेंटेंस एम्फैटिक है। आप सेंटेंस पर बल डाल रहे हैं, सेंटेंस में होने वाले कार्य पर आप बल डाल रहे हैं, वो लिखा देंगे हम आपको अभी। तो इन प्रेजेंट फॉर्म, इन प्रेजेंट फॉर्म में एम्फैटिक सेंटेंस कैसे, तो आज वर्षा अवश्य हो सकती है,
अने प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है सकना लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम अवश्य लगा दिए। सेंटेंस में हम एम्फैटिक सेंटेंस को बना दिए, हम इसको जोरदार बना दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम में नहीं लगाकर हम यहाँ पे माइट लगा देंगे, तो बन जाएगा टुडे इट माइट रेन, आज वर्षा अवश्य हो सकती है। टुडे इट माइट रेन। और एक चीज बार बार कहते हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी नेचुरल वर्क हो रहा हो, कोई प्राकृतिक कार्य या घटना घट रहा हो, तो ध्यान रखना कि ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक डमी सब्जेक्ट होता है। इसको हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं। और डमी सब्जेक्ट दो होता है, एक होता है इट और एक होता है सम। एक होता है इट और एक होता है सम नहीं देयर। एक होता है इट और एक होता है देयर। ये दो डमी सब्जेक्ट होता है, नकली सब्जेक्ट होता है। जहां सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता है वहां हम तुरंत दो नकली सब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। और कोई भी सेंटेंस में जब कोई प्राकृतिक घटना घटित होता हो तो ऐसे सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट इट को मानना पड़ता है। जैसे कि हम लोग मानते हैं मैथमेटिक्स में जब हमें मालूम नहीं होता है कि कीमत क्या होती है तो हम क्या कहते हैं कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, x रुपया है, तो फिर इसके बाद हम लोग हिसाब बना लेते हैं और फिर हमारी रिजल्ट आ जाती है सामने में। तो चलो इस तरह से सेंटेंस बना। और अब हम लोग चलते हैं किस पर, सी नंबर में। सी नंबर में क्या कहे, तो जोरदार संभावना इन फ्यूचर फॉर्म। तो इन फ्यूचर टाइम, तो यहां लिखते भी है इन फ्यूचर टाइम, इन फ्यूचर टाइम। emphatic probability, emphatic probability आप हिंदी में लिख सकते हैं जोरदार संभावना। फ्यूचर टाइम में जोरदार संभावना कैसा होता है, जैसे इसके लिए ना सेंटेंस हो, क्या कहे, जैसे किसी ने आपको कहा कि आपने गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। आपने गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, तो अवश्य लग गया और सुना होगा लग गया। लगता है ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। और दुनिया में जितना भी प्रेजेंट पर ये फ्यूचर परफेक्ट की तरह, दुनिया में जितना भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, जिसमें हम ये बतलाएं कि मात्रा आकार एकार इकार प्लस होगा होंगे होगी लगा रहता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दुनिया में जितना भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट बोल दिए सॉरी, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जितना भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो सब अपने आप में एक संभावना को व्यक्त करता है। और जितना भी संभावित सेंटेंस होता है हम उसको में से बनाते हैं। लेकिन अगर उसमें अवश्य लग गया है, अगर उसमें जरूर लग गया है, अगर उसमें ही लग गया है, तो इसको इस वर्ड से वो सेंटेंस एम्फैटिक हो जाता है, जोरदार बन जाता है, उस पर बल डाला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम में को माइट में बदल देंगे। जैसे सेंटेंस सुनो, आपने गांधी का नाम सुना होगा, यू मे हैव हियर्ड गांधीज नेम, द नेम ऑफ गांधी। हियर्ड गांधीज नेम या द नेम ऑफ गांधी। जी सर, जी गुरुजी तो बताया है, तो सही है जो तुम सवाल कर रहा है। चलो यार समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी समझिए इसको। इसने ये कहा कि सर आपने नाउन में नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाए थे तो उसमें अपॉस्ट्रोफ एस की बात हुई थी। तो ये क्वेश्चन इसका ये है कि आपने कहा था कि सजीव दुनिया में जितना भी है सबके साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगता है। तो गांधी जी कोई आदमी है तो यहाँ पे गांधीज नेम आप बोले, तो सर यहाँ पे फिर आप द नेम ऑफ गांधी भी बोले, तो कि यहाँ पे दोनों सेंटेंस फिर कैसे यूज कर रहे हैं। तो चलो इसके लिए हम रूल का जिक्र किए हुए हैं कभी, और फिर से आप सुन लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, कि इस दुनिया में वो इंसान जो शहीद हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो डेथ हो चुके हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस और ऑफ दोनों लगाने के लिए
ग्रामर हमें आजादी दी है कि आप दोनों में से कोई भी लगाकर आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं और सेंटेंस सही होगा अगर वो इंसान डेथड है तब। गांधीज ने द नेम ऑफ गांधी, दोनों सही है। बापूज ने द नेम ऑफ बापू, दोनों सही है। एपीजे अब्दुल कलाम्स डेडिकेशन, द डेडिकेशन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा समझ लिए, यहां हम लोग आ गए। इन फ्यूचर टाइम एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने गांधी का नाम सुना होगा, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, इस सेंटेंस में एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये में से बनेगा। चलो लिखते भी हैं हम लोग एग्जांपल। आपने गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। आपने गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। You might have heard Gandhi's name. You might have heard Gandhi's name. You might have heard Gandhi's name. और इसके बाद आपने गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। अब देखो इसमें ये जो है ना एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है। कौन? तो माइट, और यहां देखो हिंदी में अवश्य लग गया है, तो जब अवश्य लग जाए तो वहीं पे माइट हो जाता है। तो यहीं पे हम नोट पर आपको लिख भी देते हैं और आप लोग भी लिख लीजिएगा। हाँ लिख लो, सेंटेंस में अवश्य जरूर ही लगने से वह सेंटेंस एम्फैटिक मतलब जोरदार, मतलब बलपूर्वक बन जाता है। इतना ही लिखना है। तो आपने गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। You might have heard Gandhi's name. दूसरा सेंटेंस फिर बनाओ। तुम मुझे अवश्य जान गया होगा। तुम मुझे अवश्य जान गया होगा, हटा देते हैं, जरूर कर देते हैं, ये लगा दो। तुम मुझे जरूर जान गया होगा, फ्यूचर टाइम है, जरूर लगा हुआ है, बलपूर्वक सेंटेंस है, एम्फैटिक सेंटेंस है, जोरदार सेंटेंस है। फ्यूचर टाइम में हम एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम माइट का यूज करेंगे। तो यू माइट हैव known to me, you might have known to me। अब देखो जो सेंटेंस सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर टाइम में प्रोबेबिलिटी है लेकिन एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम अब वैसे सेंटेंस को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? विदाउट एम्फैटिक only probability in future time। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल देखो, आपने उसे बुलाया होगा, आपने उसे बुलाया होगा, प्रोबेबिलिटी है, बुलाया भी होगा नहीं भी बुलाया होगा।
जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वही प्रोबेबिलिटी है। और जहां प्रोबेबिलिटी है अगर उसमें जरूर या ही या फिर अवश्य लगा हुआ नहीं है तो विदाउट इम्फैटिक प्रोबेबिलिटी है। और जब विदाउट इम्फैटिक प्रोबेबिलिटी होगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात होगी, तो वैसे कंडीशन में फिर हम माइट का यूज नहीं करेंगे, तब हम मेकअप यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। क्या लिखे थे, सेंटेंस भी भूल गए। हाँ चलो फिर से लिख देते हैं दूसरा सेंटेंस, उसको तुम लोग बना लेना। आपने ऐसा किया होगा। अब इस सेंटेंस में देखो, कहीं ना जरूर है, नहीं है, ना अवश्य है, लेकिन टाइम फ्यूचर है और प्रोबेबिलिटी आपने ऐसा किया होगा। जरूरी नहीं कि वो किया ही होगा, किया भी होगा और नहीं भी किया होगा। इस सेंटेंस से कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं आ रही है, इसीलिए हम यहाँ माइट नहीं लगाकर हम में लगाएंगे। तो यू मे हैव डन शो। चलो अब ये सो मतलब ऐसा होता है। ठीक है, हम इसको एक्स्ट्रा में लिख देते हैं और अच्छे से यहाँ पे समझ लो इस चीज को। सो का मतलब ऐसा, अभी लिखना नहीं है इसको हम लिखाएंगे अभी। सो का मतलब ऐसा और सो का मतलब ऐसा और इट का मतलब भी ऐसा और सच का भी मतलब ऐसा, ऐसे, ऐसी, जो भी कहें आप। लेकिन नहीं, इसका यूज में एक बहुत बड़ा अंतर है। सो का हम यूज हर जगह नहीं कर सकते हैं, ईट का यूज हम हर जगह नहीं कर सकते हैं और सच का यूज हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये एक्स्ट्रा हो गया मॉडल वर्ब को छोड़कर, तो एक्स्ट्रा लिख देते हैं हम यहाँ पे। एक्स्ट्रा में क्या लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा में आपका आ गया यूज ऑफ सो, ईट, सच बराबर ऐसा या इतना, ये इसका अर्थ होता है, ऐसा या इतना। तो ऐसा या इतना के अर्थ में हम कहां यूज सो का करें, कहां हम यूज इट का करें और कहां हम लोग सच का करें। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल और छोटी रूल से इसको समझने की कोशिश करो। यहां मैं ऐसा करता हूं, आई डू सो, सेंटेंस से समझा करो। अब सो बराबर ऐसा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, एक रूल हो गया। अब रूल क्या कह रहे हैं हम सो का मतलब ऐसा, मतलब ऐसा का अंग्रेजी हम सो लिखेंगे तब जब एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, यानी जब इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होगा और एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। यानी ऐसा शब्द का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम ऐसा का अंग्रेजी सो लिखेंगे। जैसे सेंटेंस देखो, मैं ऐसा नहीं करता हूं, एक सेंटेंस लिखे तो पहले क्या बनाएंगे, आई डू नॉट डू, मतलब मैं नहीं करता हूं। अब क्या बचा, ऐसा, ऐसा कहां गया लास्ट में, क्या वर्ब के बाद, ये क्या है V1, और V1 कोई भी वर्ब के ठीक बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो गया, इसीलिए ऐसा का प्रयोग हम सो तब लिखेंगे जब सेंटेंस में इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। चलो अब इसके बाद क्या है, ईट का यूज है। अब ऐसा के अर्थ में हम लोग ईट का प्रयोग कब करते हैं, तो सीधी सी बात जान लो, सब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ईट बराबर ऐसा, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। हम ईट का प्रयोग ऐसा में लिखेंगे, लेकिन जब इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर जब इसका यूज होगा। जैसे सेंटेंस सुनो, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो अब यहाँ ऐसा सेंटेंस में सबसे पहले यानी सब्जेक्ट हो गया ये, तो क्या लिखेंगे, ईट, ईट वॉज
हैपनिंग, इट वॉज हैपनिंग, ऐसा हो रहा था। और एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में कभी कभी वो होता है बोर्ड पर कि बताने समझाने के ध्यान में रहते हैं और फिर लिखते रहते हैं जब लिखने में थोड़ा स्पेलिंग ई का ए का ये सब थोड़ा कहीं कहीं छूट जाता है या मिस्टेक हो जाता है, तो वो सबको थोड़ा ना अपने से कर लिया करना, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो मिस्टेक्स किसी से भी, हमसे भी होता रहता है, क्लास में होता है, बाकी लोग याद दिला देते हैं। तो कभी ऐसा दिख जाए कहीं ना तो उसको ठीक कर लेना, इसको बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे आ गया, ऐसा हो रहा था, इट वॉज हैपनिंग। और हम आप लोग को ना किसी बैच में हैपन का पूरा यूज बताए हुए हैं। हैपन का प्रयोग, बी का प्रयोग, बिकम का प्रयोग, बीन का प्रयोग, टेक प्लेस का प्रयोग और अक्कर का प्रयोग, ये सब का मतलब होता है होना। और होना का पूरा डिटेल्स हम आपको दिए हुए हैं कि कब कब हम किसका प्रयोग करें। होना के अर्थ में हम कब हैपन लिखें, होना के अर्थ में कब हम लोग ओ डबल सी यू आर अक्कर लिखें, होना के अर्थ में कब हम लोग टेक प्लेस लिखें, होना के अर्थ में हम लोग कब हैपन लिखें, ये सारा चीज कब बी लिखें और कब बीन लिखें, कब बीकम लिखें, ये सारा हम आपको बताए हुए हैं। तो वो सब का भी ध्यान दे देना, उस पर देख लेना। वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, ये सब तो हम आपको बताए हुए ही हैं। चलिए आगे अब हम लोग किस में आ गए, सच का प्रयोग। अब सच का प्रयोग कहाँ होगा तो देख लो कहाँ होता है, दूसरा रूल पर, ऐसा, ऐसे, ऐसी, या इतना, इतने, या इतनी, प्लस नाउन बराबर सच ए प्लस नाउन, या सो मच प्लस नाउन, वो इस रूल से बन जाता है। जैसे सेंटेंस, ऐसा के बाद कोई नाउन आना चाहिए, इतना, इतने, इतनी के बाद कोई नाउन अगर आ जाए कहीं भी, जैसे सेंटेंस देखो, ऐसी लड़की सच ए गर्ल, ऐसा लड़का सच ए बॉय, ऐसा बीमारी सच अ डिजीज, इतने सारे लोग, तो यहां कर देंगे सो मैनी पीपल, तब हम कर देंगे सो मैनी पीपल। लेकिन यही अगर अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, इतना पानी, तो सो मच वाटर। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करके दे देते हैं, ठीक है। हाँ, सो मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी सो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन अगर आ जाता है इतना के बाद, तो फिर इस कंडीशन में आप सो मच लगाएंगे। और अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो ध्यान रखना, तब आपको यहाँ पे सो मैनी कर लेना होगा, सो मैनी प्लस प्लुरल काउंटेबल नाउन। चलो इस फॉर्मूला को लिख लो और हम फिर इसका तुरंत अभी सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं। ये सब का, ये टोटल, ये सब का हम आपको नीचे एक एक करके एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखा रहे हैं। चलो हम मिटा के ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखते चलिए, फेयर कॉपी बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब रहेगा। अब क्या कहें कि ऐसा, ऐसे, ऐसी के बाद सिंपली नाउन का हम बात कर रहे हैं, तो यहीं पे छोटा छोटा वाक्य देख लो। ऐसी लड़की, जैसे यहां लिखेंगे ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारी, जैसे लिखेंगे ऐसे लोग। अब इतना का अंग्रेजी लिखना है, तो देखो सबके बाद ना, ये सारा वर्ड के बाद हर जगह कहीं कहीं कोई न कोई नाउन आ चुका है। तो ऐसी लड़की, सच ए गर्ल, सच ए गर्ल, ऐसी बीमारी, सच ए डिजीज, सच ए डिजीज। अब ऐसे लोग, सच ए पीपल, ये लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाता है पीपल। और पीपल के पहले अगर हम ये नहीं लगाए तो पीपल प्लुरल होता है हमेशा से। तो ये इस तरह से आप देख लिए। चलो ये वाला हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन, ये क्या चीज है, तो इसकी एग्जांपल हम अब आपको नीचे ले रहे हैं, उसका भी देख लेते हैं।
जैसे आप ये देखो सो मच कहे और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। जैसे ही कोई कहा कि इतना पानी, तो समझ लो कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तुरंत समझ में आपको आ गया। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर इतना लगा हुआ है तो हम इसका लिखेंगे सो मच वाटर। अब यहां जाते हैं नीचे में, तो इसमें मैनी चलता है और इसमें नाउन हमेशा प्लूरल होता है। इतने लोग, या कोई कहा कि इतने सारे लोग, एक ही चीज है। इतने लोग कहे या इसी को कोई कहा कि इतने सारे, हाँ इतने सारे लोग, ये दोनों के लिए हम लोग एक ही इंग्लिश लिखेंगे, सो मेनी ऑफ द पीपल। सो मेनी ऑफ द पीपल, सो मेनी पीपल भी लिख सकते थे और सो मेनी ऑफ द पीपल, परंतु ये जो ऑफ है ना, चलो लिख लो, इसको मिटा रहे हैं हम और फिर हम थोड़ा सा हल्का ऑफ आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऑफ क्या चीज है? देखो ऑफ के बारे में हम आपको ये बतलाए हैं कि इस दुनिया में हम जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी भी चीज का जब हम संख्या बतलाएंगे या फिर हम उसका मात्रा बतलाएंगे, मतलब जब हम किसी भी चीज की नंबर या डिजिट्स को बतलाएंगे या हम किसी चीज की मास को बतलाएंगे, तो ध्यान रखना है कि ये आदत बना लेनी है आपको। जैसे अभी आदत बना ली हम लोग ना कि कोरोना टाइम है, कोविड-19 है, किसी को नहीं छोड़ता है, अमित जी को भी नहीं छोड़ा, हम और आप कौन सा खेत का मूली है। मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंस रखो, सैनिटाइजिंग करो, उसको यूज करो, साफ सुथरा रहो। सैनिटाइज करना मतलब हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा कर रखना, हैजिंग करना, तो आपको साफ सुथरा रखना है, नहीं तो फिर ये नहीं छोड़ता है। तो ठीक उसी तरह से संख्या और मात्रा की जब भी बात हो तो एक आदत बना लो कि हम जिसकी भी संख्या और मात्रा बतलाते हैं, वो जो भी व्यक्ति या वस्तु है, हम उसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। देयर विल नेवर बी एरर, कभी गलती नहीं होगी, हमेशा सेंटेंस सही होगा। अगर आप यहां ऑफ नहीं डालते हैं तो कभी सेंटेंस सही होगी और कभी सेंटेंस गलत भी हो जाएगी। तो चलो इसको यहाँ पे समझा करो। जैसे आप क्या है, आप कहे कि 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर, यहीं पे ऑफ मिल्क लिखना है, आपको सिर्फ 1 लीटर मिल्क नहीं लिखना है। यहाँ लीटर क्या बतला रहे हैं? मात्रा। मात्रा किसकी बतला रहे हैं? मिल्क का। तो दूध का मात्रा बतलाए, तो हम जिसकी भी मात्रा बतलाए, मात्रा सूचक शब्द के पहले आपको हमेशा अपने मन से क्या लगा देना है? प्रीपोजिशन ऑफ। जी सर, ऑफ प्रीपोजिशन लगा देना है। अगर हम किसी की संख्या भी बतलाते हैं, जैसे आपने कहा कि 4 लड़के, तो यहां लिखेंगे 4 ऑफ द स्टूडेंट्स। 4 लड़के, 4 ऑफ द स्टूडेंट्स। 5 गिलास पानी, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। यहां वाटर का क्या बतला रहे हैं? मात्रा बतला रहे हैं। मात्रा कितनी है? 5 गिलास। ऐसे काउंटेबल नाउन में ही आ जाता है, लेकिन ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मात्रा को काउंट कर दिए हैं गिलास में, ठीक है। तो मात्रा या फिर आप डिजिट, नंबर जो भी बतलाएं और जिसकी भी हम बतलाएंगे, हम उसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। आ जाओ बच्चा इस जगह, इसीलिए मैंने ये कहा कि सो मेनी ऑफ द पीपल। तो बहुत सारे हम किसको बतला रहे हैं? कितना बताए? बहुत सारे। मतलब ये अगर हम आपको ये पूछ दें कि मेनी ऑफ यहाँ पे क्या चीज है, तो ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये संख्या बतलाता है। संख्या हम किसकी बतला सकते हैं? काउंटेबल नाउन का। वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। समझ गए इतनी सारी चीज? चलो ये सब को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो साइड में थोड़ा सा कहीं रफ में सब लिख लिया करना। और इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और हम लोग कहाँ तक पढ़े आज? माइट तक पढ़े हैं। और आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल या विल को, ठीक है। देख लेंगे इसके बाद सेल विल जो भी आ जाएगा। चलो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।